नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है प्यार में रंग रूप कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भैया अब मेरे लिए भी लड़की देख लो। अब तो शन्नो की भी शादी हो चुकी है। इस घर में बस अब मैं ही बचा हुआ हूँ जिसकी शादी नहीं हुई है। 33 का हो गया हूँ लेकिन अब तक कुंवारा हूँ। मोहल्ले के लड़के तो छोड़िए, औरतें भी मेरे कुंवारेपन के लिए मुझे चिढ़ाती हैं। हाँ भाई, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने जितनी भी लड़कियों को तुमसे मिलवाया सबने तुम्हारे कालेपन के लिए तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? बड़े भैया मुंह बनाते हुए बोले, मेरा नाम राज है और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि मुझे शादी करनी है और वो भी जल्द से जल्द, लेकिन दुनिया के बाकी काले लड़कों की तरह मुझे भी कोई बाप अपनी बेटी देने को राजी नहीं है। बचपन से ही इस काले कलूटे चेहरे ने मेरा जीना हराम कर रखा था। मेरे क्लास की लड़कियां मुझे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाती थी। जवानी आते आते मैं इतना तो समझ चुका था कि कोई भी लड़की खुद की मर्जी से मुझसे शादी करने से रही। इसलिए मैंने भी घर वालों को मेरे लिए लड़की देखने को कहा, लेकिन मुझे वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। गोरी और सुंदर लड़कियां तो छोड़ो, सांवली लड़कियों को भी खुद के लिए गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि मैंने खुद को गोरा करने की कोशिश नहीं की, हजारों नुस्खे अपनाए, लेकिन मेरी काली चमड़ी भी मेरी बुरी किस्मत की ही तरह ढीठ थी। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता था और वो था रईस आदमी बनने का, क्योंकि पैसा ही वो चीज़ है जो बदसूरत से बदसूरत इंसान को भी हैंडसम बना सकती है। लेकिन मैं वहाँ भी फेल हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिली। थक हार कर मैंने अपने फैमिली बिजनेस यानी कि हलवाई का ही काम शुरू कर दिया और इस उम्मीद में आस लगाए बैठा रहा कि एक ना एक दिन मेरी किस्मत भी पलटेगी और एक सुंदर सी लड़की मेरे भी जीवन में आएगी। वैसे भी मेरे परिवार में एक मैं ही अकेला कुंवारा बचा हुआ था। बड़े भैया थोड़े सांवले थे, लेकिन उन्हें उनकी संगनी मिल गई और उन्होंने 2 बच्चों के साथ अपनी गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर ला दी थी। एक छोटी बहन थी जिसकी हाल ही में शादी भी हो गई। मेरे माँ बाप के साथ साथ मेरे दादा दादी भी है जिनका रोमांस अभी तक नहीं गया है। जब भी मैं अपने परिवार की इन जोड़ियों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि भगवान मेरी भी जल्द ही ऐसी एक प्यारी सी जोड़ी बना दे। आखिर कब तक मैं कढ़ाई में जलेबियां बनाता रहूँगा। एक रोज़ मैं कढ़ाई से जलेबियां निकालकर उसे चाशनी में डाल ही रहा था कि मैंने देखा कि एक बड़ा सा पैर सामने के ऑटो से बाहर निकला और हमारे दुकान की तरफ आने लगा। मैंने नज़र उठाकर देखा तो देखता हूँ कि एक बहुत ही मोटी सी लड़की, गोरा बेदाग गोल मटोल चेहरा, शरीर में चारों तरफ से चर्बी लटक रही थी। दोनों पैर तो सूमो पहलवानों की तरह मोटे मोटे थे। एक शब्द में कहूँ तो वो पूरी चर्बी की दुकान लग रही थी। उसे देख मेरी हंसी छूट गई, लेकिन मैं हंसी को दबाते हुए बोला, कहिए क्या चाहिए? उसने मुझे घूरते हुए मुस्कुराते देख चिढ़ गई और बोली, पहले दुकानदार को बुलाओ, मैं नौकरों से बात नहीं करती हूँ। मुझे भी लाव आ गया और मैं बोला, मेरी शक्ल बस नौकरों वाली है, लेकिन मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, समझी? बोलो क्या चाहिए? मिर्ची लगी ना? वैसे भी मुझे भी लगी जब तुम मुझे देखकर मुस्की मार रहे थे। जिनके खुद के घर कांच के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, समझे?
उसके मुंह से वो बात सुनकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि वो जो भी कह रही है वो सच है। वो भी उसी दर्द से गुजर रही थी जिस दर्द से मैं गुजर रहा था। मैंने उसकी तरफ एक कान को पकड़ते हुए कहा, सॉरी, मुझे तुम्हें देखकर यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए था। छोड़िए, कहिए आपको क्या चाहिए। उसने मेरी तरफ आंखें तरेरते हुए देखा और बोला, मुझे तुम 5 समोसे और पाव किलो जलेबी तोल दो। मैं समोसे और जलेबी दे ही रहा था कि उसी वक्त पिताजी वहां पर पहुंच गए और जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अरे तुम तो वो शर्मा जी की बेटी पुष्पा हो ना, बचपन में तुम्हें देखा था। हाँ हाँ, तुम अक्सर अपने पापा के साथ दुकान पर आती थी, बहुत सालों बाद दिखाई दी हो। मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें विदेश भेज दिया था पढ़ने के लिए। तभी पापा की नज़र पुष्पा के हाथ में समोसे को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अभी तक समोसे खाना नहीं भूली तुम। बचपन में भी तुम 4-5 समोसे चट कर जाया करती थी। वो पापा की बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उधर मुझे पापा पे गुस्सा आ रहा था, कुछ भी बक देते हैं। मैं कुछ कहने ही जा रहा था कि उसने समोसे और जलेबी के पैकेट को मेरे हाथों से ले लिया और पैसे गल्ले की तरफ फेंक कर लंबे लंबे पग भरते हुए वापस चली गई। शायद उसे पापा की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उसके जाने के बाद भी मैं उसके बारे में ही सोचता रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे उसके एक अपनेपन का एहसास हुआ और इस दिन के बाद मैं कई दिनों तक उसका दुकान पर इंतज़ार करने लगा, लेकिन महीनों बीत गए, वो नहीं आई। फिर एक दिन अचानक दोपहर को दुकान पर आई और मुझे देखकर कहा, सुनो, 5 समोसे और पाव किलो जलेबी तोल दो। मैं उससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसे मुझसे इस तरह बातें करते देख मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने तुरंत उसके कहे अनुसार समोसे और जलेबी पैक करके उसे दे दी। उसने पिछली बार की ही तरह समोसे का पैकेट लेकर पैसे गल्ले की तरफ फेंक कर चलती बनी। मुझे उसके उस बर्ताव पर गुस्सा आया और मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, बड़े घर की बेटी है इसलिए इतना रुबाब है। उसके बाद से वो हफ्ते में 3-4 बार हमारी दुकान पर आती और वही रोज के समोसे और जलेबी लेकर चली जाती। एक दिन रात के वक्त मैं दुकान बंद करके निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कि पुष्पा अपनी कुछ मॉडर्न सहेलियों के साथ मेरे दुकान पर आ पहुंची और पुष्पा और उसकी सहेलियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन पुष्पा को छोड़कर बाकी सभी लड़कियां काठी की तरह पतली पतली थीं और उनके चाल ढाल से लग रहा था कि उन्होंने पी भी रखी थी। तभी पुष्पा बोली, गर्ल्स, यू नो ही इज़ मिस्टर कालिया और ये बहुत ही अच्छे समोसे और जलेबी बनाते हैं। यू विल लव हिज कुक्ड समोसे और जलेबियास। इतना सुनना ही था कि उसके साथ जो भी सारी लड़कियां थी मुझे देखकर हंसने लगी और एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगी, कालिया कालिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये सभी लड़कियां अभी होश में नहीं हैं। मैं उन सब को इग्नोर करके दुकान के शटर को नीचे गिराने लगा कि तभी पुष्पा ने शटर को बीच में ही रोक लिया और बोली, तुम अभी दुकान बंद नहीं कर सकते, पहले तुम हम सब को अपने दुकान की समोसे और जलेबी खिलाओ।
मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं ठहरा पतला दुबला इंसान और वो ठहरी सूमो पहलवान। अगर वो चाहती तो मुझे शटर सहित ऊपर उठा लेती। मैं गुस्से के घूंट को पीते हुए शटर को खोल दिया और उनसे अंदर आने को कहा, लेकिन दुकान में सिर्फ 5-6 समोसे बचे थे और कुछ मिठाइयाँ। मैंने दुकान में जो कुछ भी बचा कुचा समोसा और मिठाइयाँ बची थी सब उन लोगों के सामने परोस दिया। मैंने देखा कि पुष्पा अकेले ही सारे समोसे चट कर गई और मिठाइयों को अपनी सहेलियों को दे दिया, लेकिन उसकी सहेलियां उसकी तरह भुक्कड़ नहीं थी। उनका पेट तो एक एक मिठाई में ही भर गया। मैं उनसे कुछ और कहता उससे पहले ही सारी लड़कियां एक एक करके नशे की हालत में गश खाकर बेहोश होने लगी, लेकिन पुष्पा में अभी भी होश था। वो मेरी तरफ देख उंगली से अपनी तरफ बुलाते हुए इशारा करती है और कहती है, ए कालिया इधर आ, तेरा नाम क्या है? मन में आया कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पे रसीद कर दूं, लेकिन अपने गर्म दिमाग को ठंडा करते हुए बोला, राज चौधरी। इतना सुनना था कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, क्या सोच के तेरे बाप ने तेरा नाम राज रख दिया? तेरा नाम तेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। हा हा हा। अब तो मेरा भी गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था और मैं गुस्से से तिलमिला उठा और कुछ कहने ही जा रहा था कि वो धम से उसका सर टेबल पर गिर गया और उसी के साथ एक भयंकर खर्राटे से पूरी दुकान गूंज उठी। मेरी बात मेरे हलक में ही रह गई और मैं उसके उस मासूम से चेहरे को देखने लगा जिस पर अभी भी समोसे के टुकड़े लगे हुए थे। मेरा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया क्योंकि पुष्पा किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। मैंने दुकान अंदर से बंद कर दी और घर में माँ को फ़ोन कर दिया कि मैं आज रात घर नहीं आऊँगा। सारी रात मैं पुष्पा के सामने बैठा रहा और उसे निहारता रहा। पुष्पा को देखते देखते पता नहीं कब मेरी भी आंख लग गई और सुबह मेरी नींद किसी के बलवान हाथों के झकझोरने से हुई। मैं आंखों को मीचते हुए उठा तो देखता हूँ कि पुष्पा और उसकी सहेलियाँ मेरे आसपास बैठी मुझे घूर रही थी। तभी पुष्पा की एक सहेली बोली, ए हलवाई, शटर की चाबी कहाँ रखी है? कब से उठा रहे हैं तुमको? हमें घर जाना है। मैं चुपचाप उठा और अपने पैंट की जेब से चाबी निकालकर शटर खोल दिया और उन्हें बाहर निकलते देख बोला, इंसान को इतना ही पीना चाहिए कि वो इंसान बना रहे, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। पुष्पा ने मेरी तरफ फिर से उसी दिन की तरह आंखें तरेर कर देखा और मुंह फुलाकर चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस मोटी को मुझसे दिक्कत क्या है। मैंने इसका क्या बिगाड़ा है कि ये जब भी मुझे देखती है तो फन काढ़े खड़ी हो जाती है। इसके लिए फिर उन सब बातों को छोड़कर मैं वापस दुकान की साफ सफाई में लग जाता हूँ। कुछ ही देर में पापा दुकान पर आते हैं और मुझे देख कहते हैं, रात को तू घर क्यों नहीं आया? हम सब तेरा रात के खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। और हमारे पड़ोसी ने बताया कि वो शर्मा की बेटी सुबह सुबह कुछ लड़कियों के साथ दुकान पर आई थी और तुम्हारी उनके साथ कहा सुनी भी हो गई थी। बचपन में भी हमेशा तू उसको चिढ़ाता रहता था। बचपन में? मैंने चौंकते हुए पूछा। हाँ भाई, बचपन में तू उसे टुन टुन कह कर चिढ़ाता था क्योंकि बचपन में भी उसकी डील डोल ऐसी ही थी जैसे कि अभी है। पापा बोले। अब मुझे याद आया कि बचपन में एक मोटी लड़की हमेशा हमारे दुकान पर आती थी और मैं उसका बहुत मजाक उड़ाया करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शर्मा जी की बेटी है।
क्योंकि जब भी मेरी उससे मुलाकात हुई मैंने उसे अकेले ही दुकान में पाया था। मुझे याद है कि बचपन में मेरे दोस्त और मैं उसे मिलकर खूब चिढ़ाते थे। शायद इसी वजह कुछ दिनों बाद उसने हमारे दुकान में भी आना बंद कर दिया था, लेकिन बचपन में भी वो उतनी ही गुस्सैल थी जितनी कि आज है। कई बार तो वो अकेले ही हम लड़कों से भिड़ जाया करती थी। अब समझ में आ गया मुझे कि आखिर क्यों जब भी वो मुझे देखती है तो मुंह फुला लेती है। वो आज तक मुझे नहीं भूली है और ना ही मेरे द्वारा कहे उन शब्दों को जो मैं उसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन बचपन में तो वो भी मुझे कालिया कालिया कहकर चिढ़ाती थी, लेकिन मैं बचपन की नादानियों को कब का भूल चुका था। खैर, मैंने मन ही मन निश्चय किया कि उससे अपने बचपन में किए नादानियों की माफ़ी मांगूंगा। उस दिन के बाद मैंने फिर उसे नहीं देखा। कई बार उसके बिल्डिंग के चक्कर भी काटे, लेकिन वो नहीं दिखी। उस घटना को बीते आज महीनों बीत चुके थे। मैं भी उसे भूलकर वापस अपने जीवन में व्यस्त हो गया था। एक दिन मैं अपने दुकान में बैठा था कि मैंने देखा कि एक बुलेट धड़ धड़ करते हुए मेरे दुकान के पास आकर खड़ी हो गई और उस पे से एक गोरा चिट्टा लड़का, अच्छी खासी बॉडी, हीरो जैसे बाल और परफ्यूम से नहाया हुआ एक लड़का उतरता है। तभी मेरी नज़र पिछली सीट से उतरती हुई पुष्पा पे पड़ती है, लेकिन आज वो काफ़ी बदली बदली सी लग रही थी। ना पतली नहीं हुई थी, लेकिन उसके कपड़े इतने टाइट थे मानो किसी मोटी सी बिल्ली को एक पतले से पाइप में डाला गया हो। लेकिन जो भी हो, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों दुकान में आकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं और फिर वो लड़का बहुत ही बदतमीजी से सीटी बजाते हुए मुझे इशारा करके अपने पास बुलाता है। उसे ऐसा करते देख मेरी नज़र पुष्पा के चेहरे पर पड़ती है और मैं उसके चेहरे पर एक जग जीतने वाली मुस्कान को देखता हूँ। तभी बड़े भैया दुकान में आ जाते हैं और वो उस लड़के को मुझसे ऐसे बदतमीजी से पेश आते देख उस लड़के पर भड़क जाते हैं। ये कौन सा तरीका है ऑर्डर देने का? ये रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर काउंटर पर जाकर देना पड़ता है। और तुझे ऊपर लिखा ये बोर्ड नहीं दिख रहा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सेल्फ सर्विस? सुबह का वक्त था, दुकान भी रोज के ग्राहकों से भरी हुई थी। उन ग्राहकों ने भी भैया का सपोर्ट करते हुए दोनों हीरो हीरोइन को खूब खरी खोटी सुनाई। बेइज्जती होते देख दोनों चुपचाप बिना कुछ खाए वहां से निकल लेते हैं। पुष्पा जाते वक्त एक घायल शेरनी की तरह मुझे घूरती है, मानो कह रही हो कि तुझसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। एक रोज पापा ने मुझसे कहा कि दूर हमारे एक रिश्तेदार ने मेरे लिए एक लड़की को पसंद किया है जो आज दोपहर को ही हमें कानपुर निकलना होगा। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुआ और मैं दुकान से निकलकर अपने रेगुलर सैलून वाले के पास चला गया अपनी डेटिंग पेंटिंग कराने के लिए। लेकिन जब मैं सैलून पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए मैं मेन मार्केट की तरफ बढ़ गया और कुछ दूर जाने पर ही मुझे सड़क के किनारे एक हाई फाई सैलून दिखा। मैं उसी सैलून की तरफ बढ़ चला कि तभी मुझे वही लड़का दिखाई दिया जो उस दिन पुष्पा के साथ था। वो उस हाई फाई सैलून से निकल रहा था। उसे देखने के बाद मैंने भी ठान लिया कि आज मैं भी इसी सैलून में अपना मेक ओवर करूँगा और उसी लड़के की तरह हीरो बन जाऊंगा। सैलून पहुंचते ही मैंने देखा कि सैलून में दो बड़े बड़े एसी लगे हुए थे और सैलून वाले लड़के भी हैंडसम थे। मैंने एक लड़के से बोला, भाई दुकान में जो सबसे बढ़िया वाला फेशियल है
वो वाला लगा दो। आज तो तुम मुझे किसी भी तरह से हीरो बना दो, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई लड़की का रिश्ता आया है मेरे लिए। खर्चे की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। सलून वाला भी दांत चिराते हुए तुरंत मुझे कुर्सी पर बिठाया और एक डब्बे से ढेर सारा क्रीम लेकर मेरे चेहरे पर मलने लगा। और करीब 1-2 घंटे की रेलम रेल के बाद जब उसने मुझे शीशा दिखाया तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसके बाद उसने एक डिब्बी उठाई और उसमें से कुछ मेरे चेहरे पर लगाने लगा, और उसके बाद उसने पता नहीं क्या जादू किया कि मेरा चेहरा सचमुच गोरा हो गया। और उसके बाद उसने मेरे शरीर के हर हिस्से को, जो कि लोगों को दिखाई देगा, उस पर भी वही क्रीम पोत दी। एक बार को तो मैं खुद को शीशे में देख पहचान ही नहीं पाया कि ये मैं ही हूँ। सैलून वाले ने मेरा अच्छा खासा बजट बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं खुश था, क्योंकि उसने तो मेरा कायाकल्प ही बदल दिया था। मैं कालिया से हीरो नंबर 1 बन चुका था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ एक चेतावनी दी थी कि ये मेकअप सिर्फ 8 घंटे के लिए है, उसके बाद आपका असली चेहरा धीरे धीरे दिखने लगेगा। मैंने उसकी बात गांठ बांध ली और फिर घर की तरफ निकल पड़ा। मैंने देखा कि मोहल्ले के लोग पलट पलट कर मुझे देख रहे थे। बाहर वालों को तो छोड़ो, घर वाले भी मुझे हैरत की निगाहों से देख रहे थे। घर में सब मेरे इस बदले हुए हुलिये को देखकर अचंभित तो हुए, साथ ही उनके चेहरे पर एक आशा नहीं दिखाई दे रही थी कि आज उनके लड़के को कोई लड़की उसके कालेपन के लिए रिजेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद हम सब यानी कि दादा दादी को छोड़कर घर के सभी सदस्य अपने उन रिश्तेदार के घर के लिए रवाना हो गए। 2 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हमारा परिवार लड़की के घर उन रिश्तेदारों के घर पहुंचा। मैंने देखा कि लड़की वाले हमसे भी पहले वहां पहुंच चुके थे और हमारा ही इंतजार कर रहे थे। उसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला, जैसे बेटा काम क्या करते हो, कहाँ तक पढ़े हो, सैलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं हलवाई की दुकान चलाता हूँ तो लड़की के भाई ने नाक सिकोड़ ली। मुझे उसके चेहरे पर साफ साफ असंतोष दिखाई दे रहा था, लेकिन लड़की के माँ बाप को मेरे इस प्रोफेशन से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। कुछ देर बाद लड़की भी हाथों में चाय की ट्रे लेकर आई और चाय मेरे सामने रखकर मेरे आमने सामने बैठ गई। लड़की दिखने में सांवली थी, लेकिन उसके नाक नक्शा बहुत सुंदर थे। लड़की के हाव भाव से लग रहा था कि उसे भी मैं पसंद था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वाह, आज सैलून की क्रीम काम कर गई है। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। मैंने देखा कि बाजू के कमरे से पुष्पा निकल रही है और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो चौंक गई। दूसरे ही पल वो मेरी तरफ एक चिढ़ने वाली मुस्कुराहट के साथ देखती है और उस लड़की के पास जाकर बैठ गई और उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। उसके बाद वो लड़की अपनी जगह से उठी और अपनी मम्मी के कानों में फुसफुसाने लगी। मैं मन ही मन समझ गया कि रायता फैल चुका है और अब तो मेरी शादी होने से रही। और ठीक जैसा मैंने सोचा था, लड़के के बाप ने मेरे पिताजी के सामने हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब, मेरी लड़की को ये शादी मंजूर है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे लड़के को बिना मेकअप के देखना है। मेरे भाई साहब उनकी उस शर्त पर बिफर पड़े और बोले, ये क्या बात हुई? हम यहाँ लड़की देखने आए हैं, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। चल तू, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उसके बाद तो वहाँ पर वाक युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे।
लेकिन इस बीच मेरी नज़र जब पुष्पा पर पड़ी तो मैंने उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान देखी। रायता फैल चुका था, रिश्ता होने से पहले टूट चुका था और मैं अपना उतरा हुआ मुंह और छूटते मेकअप के साथ वापस लौट आया। मेरी शादी होते होते टूट चुकी थी, वो भी सिर्फ उस पुष्पा की वजह से। साली कबाब में हड्डी। हमारा रिश्ता टॉम और जेरी की तरह हो गया था और मेरी कहानी में जेरी मैं था और टॉम वो पुष्पा थी जो कि मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। वो हर समय सिर्फ इसी फिराक में रहती थी कि कैसे वो मुझे नीचा दिखा सके और उसके लिए वो कोई भी हद पार करने को उतारू थी। इधर मैं भी ये हलवाई का काम करके थक चुका था क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो ये सुनकर ही रिश्ते को मना कर देती थी कि लड़का हलवाई है। इसीलिए मैंने भी अलमारी से अपनी उन फाइलों को निकाला जिन्हें त्याग कर मैं अपनी दुकान में संतुष्ट था। लेकिन आज के दौर में लोगों को हाथी के खाने के दांतों से ज़्यादा उसके दिखाने के दांतों की अहमियत ज़्यादा लगती है। एक दिन मेरे करीब के एक दोस्त ने मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में रेफ़र किया और मुझे कहा कि वो एक वाइट कॉलर वाली जॉब है और तनख्वाह भी अच्छी है। फिर क्या था, मैं अगले ही दिन उस कंपनी में पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। मैंने देखा कि बहुत ही गिने चुने लड़के आए थे इस इंटरव्यू के लिए। शायद बहुत ही कम लोगों को इस जॉब की जानकारी होगी, लेकिन जो भी लड़के आए थे वे सब काफ़ी कॉरपोरेट लग रहे थे। उनके हाथों में एक बड़ी और आकर्षक फाइल थी, गले में टाइल, परफ्यूम से लबरेज, बालों पर जेल। एक शब्द में अगर इनकी व्याख्या करूं तो सब के सब पूरे मॉडल लग रहे थे। इन सब को देख मेरा आत्मविश्वास पूरा हिल चुका था, लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि अपनी तरफ से आखिर तक कोशिश तो ज़रूर करूँगा। फिर चाहे जॉब मिले या ना मिले, मैं एक एक करके सारे लड़कों को इंटरव्यू वाले रूम में जाते और बाहर आते देखता रहा। सबसे आखिर में मेरी बारी आई और मैं इंटरव्यू वाले रूम में प्रवेश किया। मैंने देखा कि इंटरव्यू वाले रूम में 4 कुर्सियां थी और एक कुर्सी खाली थी। बाकी की 3 कुर्सियों पर 2 आदमी और एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। मैंने आगे बढ़कर सबसे हेलो हाय किया और अपनी फाइल उन्हें सौंप दी, लेकिन उन सब का ध्यान बार बार टॉयलेट और उस खाली कुर्सी की तरफ जा रहा था, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी टॉयलेट के रूम से एक लड़की बाहर निकली और उस खाली कुर्सी पर बैठ गई। और दोस्तों, वो लड़की और कोई नहीं, पुष्पा ही थी। उसे देख मेरे पैरों तले जमीन सरक चुकी थी। मैं समझ चुका था कि अब तो ये नौकरी मिलने से रही और इसीलिए मैं अपनी बेइज्जती ना हो, इसीलिए अपना फाइल लेकर उठने को हुआ ही था कि तभी उन बुजुर्ग महिला ने कहा, क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब में कहा, सॉरी मैडम, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी फाइल लेकर बाहर की तरफ निकल रहा था कि मेरे कानों में पुष्पा की जोरदार आवाज़ पड़ी। वो उन बुजुर्ग महिला से कह रही थी, माँ, आप भी कैसे कैसे लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेती हैं, जिन्हें ना तो कपड़े पहनने का सलीका आता है और ना ही बात करने की तमीज़ होती है। उसके ये तीखे शब्द सुनकर मेरे चलते हुए पैर थम जाते हैं और इतने दिनों से जो मैं अपना सब्र का बांध संभाले बैठा था वो टूट जाता है और मैं पलटकर वापस टेबल की तरफ बढ़ता हूँ और पुष्पा की आंखों में आंखें डालकर कहता हूँ, मैडम, आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, प्लीज गो अहेड, आई विल प्रूव यू दैट गुड लुक्स इज नॉट द पैरामीटर ऑफ टैलेंट इन यू। उसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला और
उस समय मुझ में एक अलग ही जोश का सैलाब उमड़ चुका था। मैं उनके हर सवाल का जवाब पूरे जोश आत्मविश्वास के साथ देता चला गया और ऐसा नहीं था कि मैंने उनके हर सवाल का सही जवाब दिया हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके जहन से कुछ खोने का डर निकल जाए तो आप उस समय किसी भी हालात को बिना सोचे समझे बिना डरे का सामना करते हैं। शायद इसी वजह से मैं गलत जवाबों को भी आकर्षक तरीके से पेश करके उन्हें इम्प्रेस कर रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेरे इंटरव्यू के खत्म होते होते पुष्पा की मां समेत बाकी के दोनों इंटरव्यूअर अपनी जगह से खड़े होकर मेरा अभिवादन करने लगते हैं और पुष्पा की मां मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है, माइंड ब्लोइंग मिस्टर राज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब एंड वी have selected you as a store executive in our company। मैंने पुष्पा की तरफ देखा। मैं उसके चेहरे पर झटपटाहट साफ महसूस कर रहा था। मैंने उसे अपनी माँ के कानों में फुसफुसा कर कुछ पट्टी पढ़ाते भी देखा, लेकिन उसकी माँ पर मेरा जादू पूरी तरह से चल चुका था और वो अब कुछ भी मेरे खिलाफ सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे अगले दिन से ही ज्वाइनिंग के आने के लिए कह दिया और अपने रूम से निकल गए। अब रूम से सिर्फ मैं और पुष्पा बचे थे और पुष्पा की आंखें मेरे लिए आग बरसा रही थी और उसकी उस आग में घी डालते हुए मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। सच कहा है किसी ने, पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और वही गलती मैंने कर दी थी। इंटरव्यू के दिन तो मैंने उसके सामने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे और ऐसा करके मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी, क्योंकि जिस दिन से मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की है मानो मेरे साढ़े साथी शुरू हो गई हो। जिस तरह कोई सास अपनी बहू के हर काम में नुस्ख निकालती रहती है और ताना मारती रहती है, उसी तरह वो भी मेरे हर काम में कोई ना कोई गलती निकालती ही रहती थी और पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती भी करती थी। छोटी सी छोटी गलती को भी इतना बड़ा चढ़ा के बताती थी कि मानो उस गलती को वजह से उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। मैं रोज रोज के उसके टॉर्चर से परेशान हो गया था और मैं अब तक वो कंपनी छोड़ भी देता, लेकिन बार बार मुझे पुष्पा की माँ रोक लेती थी। सिर्फ वही एक लौती इंसान थी जिसकी वजह से मैं अब तक उस कंपनी में टिका हुआ था। एक और बात थी, मैंने कभी भी पुष्पा के पिताजी को नहीं देखा था। ऑफिस आते हुए कभी कभी सोचता था कि पुष्पा माँ से पूछूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन मैं ऑफिस से निकल ही रहा था कि सामने से पुष्पा की माँ चारुलता जी बेसमेंट से कार निकाल रही थी। उन्होंने मुझे देखकर रोक कर मुझे अंदर आने को कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो जिद करके मुझे बैठा कर ही मानी। हम दोनों ही कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद चारू आंटी मुझसे जो बोली उसे सुन मैं चौंक गया। दोस्तों, आगे की कहानी देखिए पार्ट 2 में। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए कि पुष्पा किस तरह से उससे अपना बदला लेती है और उसकी शादी किस लड़की से होती है। थैंक यू सो मच।